नमस्कार साथियों। और भाई, क्या हाल है? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने लुसेंट जीके का जो स्टडी था उसे शुरू कर चुका था। और मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो लुसेंट का जीके है वो पढ़ना आपको कितना इम्पोर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी का स्टडी कर रहे हो, या फिर एसएससी का कोई एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, या कोई भी स्टेट लेवल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, हर एग्ज़ाम में आपको लुसेंट का जीके पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको मालूम होगा। आज का जो सेशन होने वाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग दो महत्वपूर्ण सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो सिंधु घाटी सभ्यता, और उसके बाद वैदिक सभ्यता। और आपको पता ही होगा कि इन दोनों ही सभ्यता से कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से रहते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो जिस काल का हमें किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य या फिर लिखित विवरण हमें नहीं मिलती है, वैसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऐसे कालों के साक्ष्य हमें गुफाओं में या फिर खुदाई में मिले वस्तुओं से मिलते हैं। विभिन्न जगह गुफाओं से जो कलाकृति प्राप्त होती है, उन सभी से ऐसे काल के हमें साक्ष्य मिलते हैं। और वैसे काल जिनके लिखित विवरण होते हैं उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एक टर्म है अद्य ऐतिहासिक काल। अद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लेखन कला तो प्रचलन में था, लेकिन लेखन कला इतनी भी विकसित नहीं हुई थी कि उस कला को, उस कलाकृति को जो कि गुफाओं में और पत्थरों में मिले हैं, उन सबको हम समझ सके। तो वैसे काल को हम लोग अद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। होमोसेपियंस, जिसे आज हम लोग ज्ञानी मानव के नाम से जानते हैं। ठीक है। वैसे मानवों का जो काल था उसे लगभग आज से 30 या 40 वर्ष पूर्व हुआ ऐसा माना जाता है। और ये आंकड़ा कहाँ से आता है? ये विभिन्न प्रकार के खुदाइयों से मिले जो भी सामान होता है उसका कार्बन डेटिंग किया जाता है। उस हिसाब से कहा जा सकता है कि जो होमोसेपियंस थे इस धरती पर लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व निवास करते थे। पुरापाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार करना था। ठीक है। यहाँ पे आते हैं प्रागैतिहासिक काल पे। प्रागैतिहासिक काल को कुछ कुछ विद्वान मानते हैं कि दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो पुरापाषाण काल और दूसरा नवपाषाण काल। लेकिन कुछ कुछ विद्वानों का मत है कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसको हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है। पुरापाषाण काल मतलब वैसा काल जिस समय किसी भी प्रकार का लिखित हमें सामग्री नहीं मिलता है, और उस समय के मनुष्य का किसी भी प्रकार का लिखने की या फिर लिपि का ज्ञान नहीं हुआ था। ठीक है। वैसे लोग शिकार द्वारा अपना भरण पोषण करते थे तथा वे पत्थरों के औजार बनाते थे शिकार करने के लिए। ठीक है। मध्य पाषाण युगीन जो मनुष्य होते थे वे थोड़ा सा सभ्य थे। ठीक है। उन्हें उन्होंने परिवार बनाना शुरू कर चुका था, और वे पालतू जानवरों को रखना शुरू कर चुका था। और नवपाषाण युग के जो व्यक्ति थे इन्होंने खेती करना शुरू कर चुका था। ठीक है। और ये धातु के औजार बनाना भी शुरू कर चुका था। हम लोग आगे देखते हैं कि जो आग का आविष्कार है ये पुरापाषाण काल में ही हो चुका था, जबकि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल में मनुष्य ने स्थायी अपना निवास बनाना शुरू कर चुका था। ठीक है। और सबसे पहले उन्होंने जिस जानवर को पालतू पशु बनाया था वो था कुत्ता। ठीक है। सबसे पहले कुत्ते को उन्होंने पालतू पशु के रूप में बनाया था। उसके बाद देखते हैं कि मनुष्य जो अपना औजार बनाते थे वो सबसे पहले तांबे धातु का तांबा का उपयोग करते थे। ठीक है। और तांबा से जो बनाया हुआ कुल्हाड़ी होता है उसका साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, हड़प्पा सभ्यता, या फिर मोहनजोदड़ो, इन सारे सभ्यताओं का जब खुदाई हुआ उसमें हमें विभिन्न प्रकार के तांबे से बने धातुओं की वस्तुएं प्राप्त हुई थी। ठीक है। कृषि का जो आविष्कार है ये नवपाषाण काल में हुआ था। और सबसे पहले जो फसल उगाई गई थी वो फसल कौन सी थी? गेहूं या फिर जौ की फसल थी जो कि सबसे पहले उगाई गई थी। ठीक है। पल्लवरन नामक स्थान से हमें पुरापाषाण कलाकृति की प्राप्ति हुई है। भारत में
पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार पत्थर के बने होते थे। ठीक है। और सबसे प्राचीन जो नगर था वो मोहनजोदड़ो माना गया है। ठीक है। और सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ याद रखिएगा, उसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की पहली सभ्यता की ओर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसे हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता से इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो रेडियो कार्बन C14 ये एक प्रकार का टेस्ट होता है जो ऑर्गेनिक चीज़ों पर किया जाता है समय का पता लगाने के लिए कि कितने पुराने समय में वो वस्तु जीवित हुआ होगा। ठीक है। तो रेडियो कार्बन C14 का जो जब संश्लेषण किया गया सिंधु घाटी सभ्यता से, जो भी ऑर्गेनिक चीज़ हमें मिली थी खुदाई में, उससे पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के मध्य ये सभ्यता धरती पर निवास करती होगी। और इस सभ्यता का जो खुदाई किया गया था वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक या फिर कांस्य युग के रूप में भी कहा जा सकता है। ठीक है। और इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ या फिर भूमध्य सागरीय होते थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक इसमें जो पश्चिमी पुरास्थल था, मतलब सब सिंधु घाटी का जो सबसे पश्चिमी भाग था वो सुतका केंडर, जो कि बलूचिस्तान आज के समय में है। और पूर्वी जो इसका पुरास्थल था आलमगीरपुर, जो कि आज मेरठ उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। ठीक है। उत्तरी पुरास्थल मांदा था, जो कि जिला अखनूर जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी पुरास्थल अर्थात कि सबसे दक्षिणी बिंदु जो सिंधु घाटी सभ्यता का पाया गया है वो दायमाबाद, जो कि आज अहमदनगर महाराष्ट्र में उपस्थित है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता का 6 सबसे बड़े नगर कौन कौन से थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाल, धोलावीरा, राखीगढ़ और कालीबंगन। ये 6 सबसे बड़े नगर थे उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है। जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो गुजरात से खोजे गए हैं। ठीक है। लोथल एवं सुतकोतदा ये दो जगह थे जो सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के रूप में उपयोग में लाए जाते थे। ठीक है। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साथ हमें कलिबंगन से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, उस समय जो मोहनजोदड़ो से अन्नागार प्राप्त हुआ था, ऐसा अनुमान लगाया गया कि उस समय सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत वही अन्नागार हुआ करती थी। सैंधव सभ्यता में स्नानागार होती थी जिसकी जो लंबाई होती थी वो 11.88 मीटर लंबा होता था, 7.01 मीटर चौड़ा होता था, 2.43 मीटर गहरा होता था। ठीक है। उस समय ये स्नान कुंड बनाया गया था इस प्रकार से। अग्निकुंड का जो साक्ष्य हमें मिला है लोथल एवं कलिबंगन से हमें प्राप्त होता है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि अग्निकुंड का जो साक्ष्य है वो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। इसीलिए ये सब छोटे छोटे डिटेल है और इसको जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अग्निकुंड का जो हमें साक्ष्य मिलता है ये लोथल और कलिबंगन से मिलता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जो मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता थे उसे में पशुपतिनाथ देवता को मानते थे। पशुपतिनाथ का वहाँ मूर्ति मिला है। ठीक है। और ये मूर्ति किस प्रकार के होते थे? ये 3 मुख वाले एक देवता का मूर्ति होता था। ठीक है। जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंस विराजमान रहता था। ठीक है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न स्थानों पर व्यापार के लिए किस प्रकार से मूल्यों का उपयोग किया जाता था या फिर किस प्रकार के सिक्कों का उपयोग किया जाता था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो तांबा है इसका उपयोग खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान में होता था। चांदी का उपयोग अफगानिस्तान और ईरान में व्यापार के लिए होता था। सोने का उपयोग
कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान इन देशों में होता था। टीन का उपयोग अफगानिस्तान और ईरान में होता था। गोमेद का जो उपयोग होता था ये सौराष्ट्र में होता था। लाजवर्द मेसोपोटामिया का व्यापार का साधन था। सीसा ईरान में होता था। इन सभी वस्तुओं का उपयोग किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान व्यापार के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी का एक कांस्य का मूर्ति प्राप्त हुआ है और हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सिरिंगी पशु का अंकन मिलता है। मानके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदुदड़ो से हमें मिलते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो ये दाएं से बाएं की ओर लिखते थे और अगर वो एक लाइन से ज़्यादा लिखते थे तो पहले जो लाइन होता था वो दाएं से बाएं लिखते थे, उसके बाद वाला जो लाइन होता था ये बाएं से दाएं होते थे। और इस प्रकार के लिपि को हम लोग भाव चित्रात्मक लिपि के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिंपल आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था वो भाव चित्रात्मक था। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो नगरों तथा घरों के विन्यास अर्थात कि नगरों और घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति का उपयोग करते थे। ठीक है, और घर के जो दरवाजे खिड़कियां होते थे ये सड़क की ओर ना खुलकर कहाँ पिछवाड़े में खुलते थे, लेकिन कहीं के जैसे लोथल के नगर थे इसके जो दरवाजे थे ये सड़क की ओर ही खुलते थे। सिंधु सभ्यता में जैसे कि हम बताएं कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले जो फसल उगाया था गया था वो गेहूं और जौ का फसल था। ठीक है, अपनी मिठास के लिए सिंधु सभ्यता के लोग शहद का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, रंगपुर एवं लोथल में चावल के दाने मिले हैं। इससे पता चलता है कि रंगपुर और लोथल में चावल की खेती होती थी। ठीक है, सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथन से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथन ये जो निवासी यहाँ के होते थे वे घोड़े को अपना पालतू पशु के रूप में रखते थे। तोल की इकाई के रूप में संभवतः 16 के अनुपात में था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया या फिर 4 पहियों वाले बैलगाड़ी या फिर भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। सिंधु सभ्यता ऐसा माना गया है कि जैसे मिस्र की सभ्यता होती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, कभी कभी ऐसा माना गया है कि सिंधु की सभ्यता जो थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी उन्नत थी। और मेसोपोटामिया के जो अभिलेखों में हमें मेहुआ शब्द मिलते हैं उसका अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से ही लिया जा सकता है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासक वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरकता की देवी करते थे और धरती की वे पूजा करते थे। वृक्षों की पूजा भी क्या करते थे, वे शिव पूजा का प्रचलन भी सिंधु घाटी सभ्यता के समय में माना गया है। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना की अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ देवता का पूजा करते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना किया जाता था। ठीक है, पशुओं में कुबड़ वाला सांड एक सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मूर्ति पूजा मन मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मातृ सत्तात्मक थी, अर्थात कि सिंधु घाटी सभ्यता में माता को प्रधान माना जाता था। ठीक है, सेंधोवासी सूती एवं ऊनी के वस्त्र उपयोग में लाते थे। मनोरंजन के लिए वे मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपट और पासों का खेल खेलने जैसे साधनों को अपनाते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे क्योंकि तलवार का कोई भी साक्ष्य में सिंधु घाटी सभ्यता या फिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं होता है।
आगे देखते हैं कि कालीबंगन एक ऐसा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। ठीक है, कालीबंगन का जो शहर था उसका निचला शहर जिस जहाँ पे सामान्य लोग रहते थे वो भी एक किले से घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सेंधव सभ्यता में प्रचलित थी। कुछ कुछ हमें ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने या फिर गाड़ने के लिए दो प्रकार से प्रचलित प्रथा थी। कोई कोई शवों को दफना दिया जाता था और कहीं कहीं शवों को जलाने की प्रथा थी। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, वहीं मोहनजोदड़ो में शवों को जला दिया जाता था। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियाँ थी, अर्थात कि लोथल एवं कालीबंगन में कहीं कहीं ऐसा मिला है कि हड़प्पा में जैसे शवों को दफनाया जाता है उसी प्रकार लोथल एवं कालीबंगन में भी दफनाया जाता था। और कहीं कहीं ऐसे मिले हैं कि वहाँ पे जो शव थे उनको जला दिया गया था। सेंधव सभ्यता के जो विनाश हुआ इसका सबसे प्रभावी कारण बाढ़ को माना जाता है। बहुत सारे कारणों को माना जाता है सिंधु सभ्यता के विनाश के लिए, क्योंकि सिंधु सभ्यता के विनाश का अभी कोई एग्जैक्ट इसका कारण किसी को नहीं पता है। ठीक है, इसीलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि सबसे अधिक प्रभावी कारण बाढ़ के कारण हो सकता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। ऐसा माना गया है कि बरसात के समय सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया था। आग में पकी हुई मिट्टी को टोराकोटा कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख स्थल थे वो किस नदी के किनारे बसे हुए थे तथा उसका उत्खनन कितने ईस्वी में हुआ था और उसके उत्खननकर्ता कौन थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। तो हड़प्पा जो स्थल था ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ था और वर्ष 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, और ये वर्तमान स्थिति इसका कहाँ है, ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। उसके बाद जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका जो खोज हुआ था ये वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। उसके बाद जो है चनूदड़ो, ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था और ये 1931 में गोपाल माजुमदार के द्वारा उत्खनन किया गया था और वर्तमान में ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चौथा जो है कालीबंगन, ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है और ये 1953 में इसका उत्खनन हुआ था। बीबी लाल एवं बीके थापर द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कोट दीजी, ये जो स्थान था ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। इसका जो उत्खनन हुआ था 1953 में ही इसका भी उत्खनन हुआ था और फजल अहमद के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। वर्तमान में ये सिंध प्रांत और गैरपुर स्थान पे मौजूद है। आगे हम लोग देखते हैं छठवां नंबर रंगपुर। ये रंगपुर जो है ये मादर नदी के किनारे बसा हुआ है जिसका उत्खनन 1953 से लेकर 1954 के बीच रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था और इसी के नाम पे इसका नाम रंगपुर रखा गया। ठीक है, ये वर्तमान में गुजरात के कठियावाड़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है रोपड़, ये सतलज नदी में स्थित है, सतलज नदी के किनारे। इसका खनन 1953 से 56 के बीच में यगदत्त शर्मा द्वारा किया गया तथा ये पंजाब का रोपड़ जिला में स्थित है। लोथल का जो खोज है ये रंगनाथ राव द्वारा किया गया था 1955 से 1962 के बीच में, जो कि भोकवा नदी के किनारे है और वर्तमान में यह अहमदाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खोजा गया था और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। सूतकांगेडोर, ये ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स द्वारा उत्खनन किया गया था जो दस्क नदी के किनारे बसा हुआ है
1927 से 1962 के बीच में, जो कि पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे उपस्थित है। बनमाली जो कि रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ है, रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा इसे खोजा गया था, जो कि 1974 में खोजा गया। हरियाणा के हिसार जिले में ये उपस्थित है। धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा ही खोजा गया था 1990 और 1991 के दशक में, और ये गुजरात के कच्छ जिले में उपस्थित है। हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितने भी डिटेल्स थे सारे को एक एक करके पढ़ लिए। आगे जो सभ्यता है वो है वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर में से है। इसको भी हम लोग डिटेल में एक एक करके चर्चा करते हैं। तो वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है, और उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य में माना गया है। और वैदिक काल का जो जनक है उसको आर्यों को माना गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। ठीक है, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना है। ठीक है, मैक्स मूलर एक राइटर हैं हिस्ट्री के। इन्होंने माना कि जो आर्य थे इनके मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि आर्यों को वैदिक सभ्यता के निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता पर आधारित थी। ठीक है, और इसकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है, आर्यों की भाषा संस्कृत हुआ करती थी। और जो आर्यों की प्रशासनिक इकाई है इसे हम लोग 5 भागों में बांट सकते हैं। कुल, ग्राम, बीस, जन और राष्ट्र। ये 5 भागों में उनके प्रशासनिक इकाई को हम लोग बांट सकते थे। उनके जो ग्राम के मुखिया होते थे उन्हें ग्रामीणी कहा जाता था, और जो 20 के प्रधान होते थे उसे बीसपाती कहते थे। ठीक है, और जन का जो शासक होता था उसे राजन कहा जाता था। ये सब वर्ड जो है इम्पोर्टेंट रहता है। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। ठीक है, सूत, रत्कर तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। ठीक है, पूरब दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने के लिए गुप्तचर होते थे। उस समय गुप्तचर की व्यवस्था होती थी जिसे हम लोग पूरब और स्पष्ट के नाम से जानते हैं। गोचर भूमि का जो अधिकारी होता था उसे बाजपति कहा जाता था। अपराधियों को पकड़ने का जो कार्य करता था उसे उग्र कहा जाता था। ठीक है, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने की एक संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसके अध्यक्ष को हम लोग ईशान कहते हैं। ठीक है, और युद्ध में जो कबीलों का नेतृत्व करता था उसे हम लोग राजा कहते हैं, और युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया करते थे जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। दशराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषनी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। ठीक है, ये जो दशराज्य युद्ध है इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलते हैं, जिसमें परुशनी मतलब उस टाइम रावी नदी को परुशनी नदी के रूप में जाना जाता था। परुशनी नदी में सुदास एवं 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। ठीक है, और ऋग्वेद का जो समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। ठीक है, जैसा कि हम लोग वेद का जब चैप्टर पढ़ रहे थे उस समय भी पढ़े कि ऋग्वेद में 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। वो 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, और यही 4 वर्णों के आधार पर उनके व्यवसाय निर्धारित होते थे। ऋग्वेद के ये 10वें मंडल के पुरुषोक्ति में इन्हीं चारों वर्णों का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि क्षत्रिय जो है उसकी भुजाओं से उत्पन्न हुआ है। परम पुरुष जो ब्राह्मण है इसे परम पुरुष कहा गया है, और परम पुरुष ये मुख से इसकी उत्पत्ति हुई है, और क्षत्रिय जो है इसका उत्पत्ति भुजाओं से, वैश्य उसके जांघों से एवं शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है, ऐसा
माना गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि जो आर्यों का समाज था ये पितृ प्रधान था। मतलब कि पिता उस समय आर्य के समाज में प्रधान हुआ करते थे। जिस प्रकार हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा कि जो मातृ प्रधान था उस समय, कि माता परिवार का प्रधान होता था, लेकिन आर्यों में पितृ प्रधान हुआ करता था, अर्थात कि पिता समाज का प्रधान होता था। ठीक है, समाज का सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे हम लोग कुलप कहते हैं। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन इस समय नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोभामुद्रा, दोष घोषा, सिकता, अपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। और जीवन भर जो स्त्री अविवाहित रहती थी, वैसी महिलाओं को हम लोग उस समय आर्य के समाज में अमाजु कहा जाता था। ठीक है, आर्यों का जो सबसे प्रमुख पेय था वो सोमरस था, जो कि वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे: वास, आदिवास और उष्णीय। ठीक है, कभी कभी आपके क्वेश्चन में आ जाएगा कि आर्य कितने प्रकार के वस्त्र पहनते थे, उनमें से कौन कौन थे। और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा: वास, आदिवास और उष्णीय, और लास्ट ऑप्शन रहेगा तीनों। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीय। ठीक है, अंदर जो कपड़े पहनते थे उसे नीवी कहा जाता था। आर्य का जो मनोरंजन का साधन था उसमें था संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और दत्त क्रीड़ा। ठीक है, ये आर्यों के मनोरंजन के साधन थे। आगे चलिए, आगे देखते हैं कि आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन और कृषि करना था। वे अपना तथा अपना परिवार का जो पेट पालते थे वे पशुपालन के द्वारा पालते थे। ठीक है, गाय को अधन्य न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा जाता था। ठीक है, और गाय की जो हत्या करता था उसे घायल करने वाले को वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाल देने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र हुआ करते थे। आर्यों द्वारा खोजे गए धातु लोहा थी। श्याम आयस कहा जाता था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है कि आर्य ने जो धातु की खोज की थी वो लोहा थी, और लोहा को उस समय क्या कहा जाता था, इसे श्याम आयस के नाम से जाना जाता था। तांबे को लोहित आयस कहा जाता था। ठीक है, व्यापार है तो दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी के नाम से जाना जाता है। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रचलित थी। ठीक है, लेन देन में किसी भी प्रकार का उस समय सिक्के का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि उसमें एक वस्तु के लिए दूसरे वस्तु देने की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज देने वाला व्यक्ति को वैकनॉट या फिर सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी गई है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार ही हुआ था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। जैसा कि हम लोग ने जाना कि पहले जो वैदिक काल आया, ठीक है, पूर्व वैदिक काल में इंद्र को सबसे श्रेष्ठतर भगवान के रूप में पूजा जाता था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा का राज्याभिषेक के समय राजसूय जो यज्ञ था उसका अनुष्ठान किया जाता था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के अधिकार पर निर्धारित होने लगे थे। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे वैदिक काल आगे बढ़ता गया, जैसे कि हम लोग पूर्व वैदिक काल में पढ़े कि जो उनका अधिकार होता था, उनका व्यवसाय होता था, वो उनके जन्म पर आधारित होते थे। उनके जन्म के आधार पर कहा जा सकता था कि कौन क्षत्रिय बनेगा, कौन ब्राह्मण बनेगा या फिर कौन शूद्र बनेगा। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल पहुँचते गया,
उसका जो वर्ण व्यवसाय की बजाय जन के अधिकार पर निर्धारित होने लग गए थे। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में खास भरा आकृति और मूल्य के सिक्कों का चलन का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है। उस समय निष्क और शतमान ये मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन उस समय किसी भी प्रकार का आकृति और मूल्य के सिक्के का चलन का कोई भी आज तक प्रमाण नहीं मिला है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। ये इंपॉर्टेंट है कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। और इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। ठीक है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित किया गया है, जिसका संबंध ऋग्वेद से मिलता है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण, जो कि ऐसा माना जाता है कि आर्यों के काल में लिखा गया है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि महाभारत का जो पुराना नाम है वो जय संहिता था। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो हम लोगों ने जाना जो वैदिक काल है और सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन सारे को हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की। इसके बाद महाजनपद का काल आता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। महाजनपद का काल आता है। अगले वीडियो में हम लोग महाजनपद के काल को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, और हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दे, और सामने जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले आगे जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।